नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज हम लोग के यूनियन बजट का अनाउंसमेंट हो गया है और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपनी जो भी स्पीच थी, बजट था, उसको पूरा एलैबोरेट कर दिया। मार्केट्स 3 घंटे के लिए ओपन किए और अभी-अभी थोड़ी देर पहले मार्केट भी क्लोज हो गई है। तो हम आज इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि बजट कैसा रहा, किन-किन पहलुओं के ऊपर सरकार ने नए नियम, नया फ्रेमवर्क्स, नए रिव्यू सिस्टम्स या क्या-क्या बजट एलोकेट किया है, कहाँ-कहाँ पैसा खर्च करने वाली है भारत सरकार और फिस्कल डेफिसिट और कैपेक्स को लेकर क्या अनाउंसमेंट्स हुए हैं, किन-किन सेक्टर्स के ऊपर एग्रेसिवली अगले 5 साल के लिए काम करने वाली है। 2047 का जो मिशन है जिसके अंदर हम द मोस्ट ड्रास्टिकली मूविंग नेशंस हैं, ग्रोथ नेशंस में आते हैं। उसके अंदर डेवलप्ड नेशंस के अंदर कैसे मूव करेंगे, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं और बात करते हैं आगे फिर कि मार्केट में आज जो इंडाइसेस का धड़ाम हुआ है, जो ज़बरदस्त तरीके के बिकवाली आई है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 1296 लगभग 2% का उछाल और उसने भी 58,500 58,500 का एक इम्पोर्टेंट लेवल था, जिसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो ये सॉरी यहाँ पे देखेंगे आप फ्यूचर्स में, बैंक निफ्टी में सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे 58,500 के नीचे की क्लोजिंग ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था जिसके नीचे मार्केट क्लोज कर चुका है। निफ्टी में भी 29,000 और 24,791 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग है, 2.5% के लगभग गिरावट और ये एक इम्पोर्टेंट लो 900 के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है और मार्केट में बजट को लेकर भी बहुत तेजी से मार्केट में धड़ाम हुआ है। ये कैंडल आप देखेंगे, अगर आवरली कैंडल्स में जाते हैं, ये अचानक से ये देखिए 11:15 बजे से मार्केट जो है ये खुला था, पूरा साइडवेज थोड़ा ऊपर गया और फिर सीधे वो धड़ाम होना शुरू हो गया। तो ये ऐसा क्या हुआ था? क्या मार्केट में ऐसी बुरी बजट को लेकर क्या बहुत कुछ बुरा हो गया है? लोगों को या इन्वेस्टर्स को क्या पसंद नहीं आया है? किस वजह से ये हुआ है? तो इस सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो थोड़ा-सा धीरे-धीरे आपको मैं चीज़ें बताता हूँ कि आज बजट में क्या-क्या इम्पोर्टेंट मेकओवर पॉइंट्स रहे। तो देखिए बजट जो 2026 तो इसकी जो बड़ी घोषणाएँ हैं, उसके अंदर आता है कि कर और टैक्स से जुड़ी अहम बातें हैं। इसमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। विदेशी आय जो 1 करोड़ से अधिक पर 30% टैक्स लगता था, ठीक है, लगेगा। विदेशी आय पे 1 करोड़ से अधिक पर अब 30% टैक्स रहेगा और जो आप अनडिक्लेयर्ड आय रखते हो, अनडिक्लेयर्ड इनकम आप बताते हो आय पर 30% जुर्माना भी आपको लगेगा। मतलब अगर आप सरकार से बचा बचा ब ब डिपार्टमेंट से आप बचाते हो और सरकार को पता चल जाता है तो उस अघोषित आय पर 30% जुर्माना। हालाँकि सरकार ने एक बड़ा मूव भी लिया है कि टैक्स गड़बड़ी पर अब सज़ा नहीं दे रही है सरकार। हालाँकि उस जगह पे सिर्फ़ जुर्माना है और 30% का जुर्माना है। दूसरा, उसने विदेशी पढ़ाई पर टीसीएस मतलब जो परसेंटेज जो टैक्स लगते थे वो 5% से घटाकर 2% कर दिए हैं। उसके बाद आर्थिक लक्ष्य और अनुमान के ऊपर थोड़ा-सा बात करते हैं जिसमें भारत सरकार ने ये बताया है कि 27.7 लाख करोड़ की आय का अनुमान लगाया गया है और सरकार लगभग इस आय को अचीव करने के लिए मतलब यहाँ तक की ग्रोथ स्केलेबिलिटी के लिए लगभग 17.5 लाख लगभग 17.2 लाख करोड़ सॉरी 17.2 लाख करोड़ का कर्ज भी लेगी। 2047 के जो 2407 के जो लक्ष्य पर केंद्रित उनका पूरा बजट आया है। निर्मला सीतारमण जी और उनकी जो इंटरनल ब्यूरोक्रेसी टीम है फाइनेंस की, उन्होंने इस बजट को पेश पेश किया है और इसमें फोकस गरीबों को भी रखा गया है। 25 करोड़ लोग जो गरीबी से बाहर निकले हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि जो पिछला जो सरकार ने काम किए हैं, रिफॉर्मेशंस किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मूवमेंट्स किए हैं, उसके अंतर्गत 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ऐसा उनके बेंचमार्क स्टेटमेंट्स में दिखता है और ऐसा उनके डॉक्यूमेंट्स में भी मिलता है। एमएसएमई उद्योग और व्यापार को लेकर उन्होंने इम्पोर्टेंट मूवमेंट दिया है कि जो चैंपियन एसएमईज़ हैं, उनके स्केलेबिलिटी, ग्रोथ और इनको लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है अगले 5 साल में। इसके अलावा लघु उद्योगों के लिए 7,000 करोड़। उसके अलावा भारत सरकार ने
इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स के लिए 40,000 करोड़, सेमीकंडक्टर्स मिशन 2.0 की शुरुआत कर दी है, कंटेनर निर्माण के लिए भी 10,000 करोड़ का इन्होंने बजट एलोकेट किया है, और इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स के ऊपर भी 40,000 और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी 40,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स और परिवहन में इन्होंने 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स बनाने के लिए प्रतिबद्ध किए हैं। उसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स जो बना रहे हैं रेलवे कॉरिडोर, उसके बारे में बताया भी है। उसमें एक इम्पोर्टेंट पिक है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आया है उसमें दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर बना रहे हैं। इन बेसिकली कॉरिडोर्स बना रहे हैं, इनका पूरा पूरा जो ओवरऑल थॉट प्रोसेस ये है कि जितने भी कैपिटल मूविंग स्टेट्स हैं भारत के अंदर, उनको आपस में इजीली कनेक्ट कर सकें, जिससे कि ड्यूरेबिलिटी, जर्नी, टाइमिंग और जो फोर्स की है, मतलब जो मैन पावर है, वो आराम से आना जाना हो सके, मूवमेंट जल्दी हो सके, और इस तरीके से वो और जो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो सारा काम है इंटरनली इन द कंट्री, वो आराम से हो सके। इसके अलावा 22 इन्होंने 22, अब मैं बात करता हूँ, आई गेस 22 नेशनल वाटर वेस्ट इन्होंने बनाने का भी डिसाइड किया है, जिसको जलमार्ग बोलते हैं, जो बेसिकली कुछ क्रिटिकल मिनरल्स एरियाज जैसे असम, उड़ीसा वगैरह से होते हुए जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने 4,000 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का ऐलान किया है, और 4 राज्यों में मिनरल कॉरिडोर्स बनाने का भी मिनरल रेयर, मतलब रेयर अर्थ कॉरिडोर्स को बनाने का काम किया है, अनाउंसमेंट किया है, जिसमें उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आते हैं। इसके अलावा इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के अंतर्गत कैंसर की 17 दवाइयां सस्ती कर दी हैं, मतलब कैंसर की जो दवाइयां हैं उसमें थोड़ा उन्होंने रिबेट कर दिया है। डायबिटीज और ऑटो इम्यून दवाइयां सस्ती कर दी हैं। उसके अलावा इन्होंने आयुर्वेदा को बहुत प्रमोट किया है, जिसको भारत ने और पीएम मोदी ने बहुत तेजी से फैलाने का काम किया है पूरे विश्व में। उसके लिए उन्होंने 3 इंस्टीट्यूट्स, मतलब आयुर्वेदिक संस्थान बनाने का ऐलान किया है। और इसके अलावा हर जिले में इन्होंने गर्ल्स हॉस्टल को बनाने का एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है, जिससे कि निजी विश्वविद्यालयों को भी सहायता मिलेगी। जैसे जैसे गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे तो उससे विश्वविद्यालय बढ़ेंगे, लोग, महिलाओं को सुरक्षा भी मिलेगी, उनको रहने की व्यवस्था दे रहे हैं, और हर जिले में करने के लिए इन्होंने बोला है, जो कि बहुत मेजर स्टेप है। दूसरा, इन्होंने महिलाओं को लेकर, युवा सामाजिक योजनाओं को लेकर ये बोला है कि महिलाओं के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम निकाली है, दिव्यांग सहारा योजना निकाली है, महात्मा गांधी हैंडलूम योजना के अंतर्गत इन्होंने 10,000 महात्मा गांधी जो क्या कहते हैं हैंडलूम, खादी हैंडलूम्स को प्रमोट किया है, सपोर्ट किया है, जिससे कि वहां पे जितने भी खादी मैन्युफैक्चरिंग होने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रमोट करने की, फिर से उसके अंदर दम लगाने का प्रयास किया, जिससे कि रूरल वर्कर्स, जितने भी उस सामान से जुड़े लोग हैं जो उनको काम करते हैं, उसको थोड़ा सा अपफिलमेंट हो सके। उसके अलावा इन्होंने इन्होंने 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेनिंग के लिए भी बोला है, क्योंकि इस बजट में ट्रैवल को लेकर भी बहुत, टूरिज्म को भी बहुत दम लगाने के, टूरिज्म को भी बहुत फोकस किया है, खासकर नॉर्थ ईस्ट ईस्ट के ऊपर। इसीलिए इन्होंने, जो मैंने बताया आपको पिछले अभी पॉइंट में, कि नॉर्थ ईस्ट में लगभग 4,000 इलेक्ट्रिक बसें, इसके अलावा ये 10,000 टूरिस्ट गाइड को भी तैयार करेंगे, उनकी ट्रेनिंग भी कराएगी सरकार। और मोबाइल फोन्स और ईवी बैटरी सस्ती कर दी हैं, सोलर उपकरण सस्ते हो रहे हैं, जूते, बैटरीज, माइक्रोवेव अवन, ये सब सस्ते हो जाएंगे, एयरक्राफ्ट पार्ट्स भी सस्ते हो जाएंगे। इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपका पड़ेगा जितने भी एयरलाइंस हैं उनके ऊपर। सीएनजी और बायोगैस सस्ती होने जा रही है। जो महंगे हो रहे हैं उत्पाद, उसमें खनिज होंगे, शराब होगी, स्क्रैप होगी, ये सब चीजें महंगी हो रही हैं। इसके अलावा जो सबसे मेजर इम्पैक्ट गवर्नमेंट ने दिया है, वो दिया है हेल्थ सेक्टर में, मतलब बायोफार्मा सेक्टर को उन्होंने 40,000 करोड़ का निवेश दिया है। ग्लोबल बायोफार्मा सेंटर्स के लिए 10,000 करोड़ का निवेश दिया है। टीयर 2 टीयर 3 शहरों के लिए विकास योजना बनाई है। तीर्थ और पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। तो ये सारा आप समझिए। उसके बाद निवेशी, मतलब फीमा फीमा की समीक्षा होगी। भारत का विस्तार कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। काजू, कोका, उसके बाद चंदन, इन सब के ऊपर विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं। ठीक है। ये सब भी इम्पोर्टेंट है। तो ये एक, मतलब ओवरऑल मैंने आपको एक बजट के जो मेन मेन पॉइंटर्स थे कि कहाँ कहाँ लेकर, किस किस जगह पे, जिसमें मैंने आपको बताया कि सरकार का आर्थिक लक्ष्य और अनुमान क्या था, लगभग 27
1,70,000 करोड़ के आसपास की उनकी आय का अनुमान है, जिसके लिए 17.2 लाख 30 लाख करोड़ का वो लोग कर्ज भी लेंगी। 2047 के लक्ष्य पर केंद्रित बजट दिया है सरकार ने, और इसमें एमएसएमई के लिए भी 10,000 करोड़ का बजट इन्होंने एक्स्ट्रा एलोकेट किया है। लघु उद्योगों के लिए 7,000 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स के लिए 40,000 करोड़, सेमीकंडक्टर्स मिशन 2.0 की शुरुआत, 2.0 की शुरुआत, कंटेनर्स आयात के लिए मतलब निर्माण के लिए भी 10,000 करोड़ का बजट दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन में इन्होंने 4,000 इलेक्ट्रिक बसें नॉर्थ ईस्ट में, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 10,000 लोगों की ट्रेनिंग गाइड्स के अंतर्गत 22 नए जल जल निर्माण होंगे, जलमार्ग के निर्माण किए जाएंगे, जो जनरली आपके क्रिटिकल मिनरल एरिया से होते हुए जाएंगे, जिसमें असम, उड़ीसा वगैरह है। साइज 7 हाई स्पीड इन्होंने रेल कॉरिडोर बनाने का भी वादा किया है। तो मतलब और इसके बाद 4 राज्यों में इन्होंने रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, रेयर अर्थ मटेरियल कॉरिडोर्स और मैग्नेट्स को माइन करने के लिए इन्होंने, रेदर देन इम्पोर्टिंग, जो हम लोग इम्पोर्ट पे बहुत ज्यादा फोकस होते हैं, इन्होंने कोशिश किया है कि उन उन 4 राज्यों को इन्होंने टारगेट भी बना लिया है ऑलरेडी। इन्होंने इसको उसको जो है फोकस में ले लिया है कि जो ये इनके 4 स्टेट्स हैं, जिसमें उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनको इन्होंने मार्क आउट डाउन भी कर लिया है कि यहीं पे ये लोग कॉरिडोर्स बनाएंगे और यहीं पे ये लोग टनलिंग वगैरह करके वहीं से माइनिंग करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि इम्पोर्ट कम हो सके। देखिए, अब थोड़ा धीरे धीरे हम लोग और चीजों पे बात करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा में आपको मैंने बताया, दवाइयाँ सस्ती कर दी गई हैं, जितनी भी क्रिटिकल मेडिसिन हैं, डायबिटीज हो गया, ठीक है, इस सब चीजों की मेडिसिन, ऑटो इम्यून डिवाइस, सबको चीजों को सस्ती कर दी है। और आयुर्वेदा पे फोकस किया है, 3 इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल बनाने जा रहे हैं, जिससे कि विश्वविद्यालयों को भी सपोर्ट मिल सके, निजी विश्वविद्यालयों को सहायता मिल सके, जिससे कि जब हॉस्टल्स रहेंगे तो बच्चे मूव भी कर सकते हैं, थोड़ा सेफ्टी का भी गाइडेंस मिलेगा। इसके साथ साथ महिलाओं को लेकर उन्होंने क्रेडिट क्रेडिट गारंटी स्कीम्स भी निकाली हैं, दिव्यांग सहारा योजना, महात्मा गांधी हैंडलूम को प्रमोट किया है, वापस रिवाइव करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत भी बहुत जोरदार तरीके से बोला है कि भाई हम वापस से टेक्सटाइल पार्क्स वगैरह को सेटअप करेंगे। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स भी सेटअप कर रहे हैं। तो आप समझो मतलब बहुत वापस से एक इम्पोर्टेंट काम ये भी किया है कि हेल्थ सेक्टर्स में इन्होंने फार्मा के अंतर्गत और फार्मा से जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी नई बोला है सरकार ने कि भाई हम अगले 5 साल में नए 1 लाख लोग ट्रेन करेंगे। 1.5 लाख नए 1 लाख ऐसे लोग होंगे जो बेसिकली इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तरीके से हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े होंगे, जो हेल्प करेंगे, जो जुड़े होंगे, जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। 1.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग देंगे केयर केयर पैलेटिव केयर ट्रीटमेंट्स के लिए, जिसमें बेसिकली जो घरों में जरूरत पड़ती है लोगों की, बुजुर्गों को कई बार पैलेटिव केयर की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए 1.5 लाख लोगों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो बहुत बढ़िया स्टेप है। इसके अलावा आप समझिए, यहाँ पे सरकार ने बोला बायो फार्मा मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग हब्स भी बनाने जा रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट मतलब मूव है। फार्मा इंडस्ट्रीज में हम पहले से भी बड़े प्लेयर रहे हैं और वापस से उस चीज को मेंटेन करने के लिए एक अच्छा मूव है। 10,000 करोड़ का बजट अलोकेट किया है उस चीज के लिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आप समझो, अगर इस पूरे बजट को अगर हम लोग ओवरऑल समझते हैं, इस पूरे बजट को अगर हम समझने का कोशिश करते हैं, तो भारत सरकार ने करा क्या है कि वो इस बजट के थ्रू ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई हम हम फोकस दें 2047 के मिशन पे, हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं। तीसरी वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी बन भी जाएंगे। उसके लिए इन लोगों ने अपने बजट को केंद्रित करते हुए बनाया। इसमें इस बजट को बनाते समय पीएम मोदी जी भी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में बोला है कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा गया है, रखते हुए ये फोकस किया गया है कि आत्मनिर्भर भारत, पहला पॉइंट। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत की वजह से हम बहुत सारा जो इम्पोर्ट कर रहे हैं रेदर देन एक्सपोर्ट्स, हम जितना भी इम्पोर्ट कर रहे हैं उसमें प्रयास किया जा रहा है रेयर अर्थ मेटल के ऊपर। इन्होंने फोकस किया है कि रेयर अर्थ जितने भी कॉरिडोर है वो बनाए जाए। 4 स्टेट्स को सीतारमन जी ने बोला भी है, उनको टारगेट करा है कि उन जगह को चिन्हित करके वहां पे जो भी टनलिंग वगैरह करनी है या जो भी रिफाइनरी जो भी माइनिंग के प्रोसेस है वो किए जाए। और जितने भी बड़े टनल्स बनाने के लिए मशीनरीज इक्विपमेंट्स ये सब यूज होते हैं, उनका भी इम्पोर्ट वो बंद कर सके। इसके लिए हब
इसके लिए पैसा, रिसर्च, टेक्नोलॉजी सबको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा मूव अगर आप समझेंगे फार्मा इंडस्ट्रीज में, मतलब इन्होंने बोला हेल्थ केयर सेक्टर्स को बूम करने का प्रयास किया है। इसमें इन्होंने बजट भी अच्छा दिया है और इसके अलावा हालांकि बजट तो अगले 5 साल के लिए 10,000 करोड़ का दिया ही दिया है और इसके अलावा बोला है कि 1.5 लाख जो इन लोगों ने ट्रेनिंग के लिए बोला है, सरकार ट्रेन कराएगी पैलेटिव केयर्स के लिए। और उसके अलावा 1 लाख लोगों को इनडायरेक्ट ड्राइविंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होकर हेल्थ केयर सेक्टर्स में। और मशीनरी ट्रेनिंग हो सकती है, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग हो सकती है, एआई ड्रिवन बहुत सारी ट्रेनिंग हो सकती है। इन सब चीज़ों पे सरकार ने बोला है। इसके अलावा सरकार ने एक इम्पॉर्टेंट एआई डेटा सेंटर्स के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ दी है। अगले 2047 तक के लिए जो भी कंपनीज अपने भारत के एआई डेटा सेंटर से सर्विसेज देंगी, वहाँ पे मतलब टैक्स में रिबेट है और अगले 2047 तक के लिए बड़ा मतलब बड़ा मूव है। और इसके ऊपर भी आप देखे होंगे अनंतराज हो गया, डिक्सॉन हो गया, इन सब के अंदर अच्छा मूव भी आया है। और ये आपको समझना होगा कि बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप का बजट था। मतलब सरकार ने ये ध्यान रखा है कि भाई मेरे बजट में मेरे जो नागरिक हैं, देश के नागरिक, उनके लिए क्या है। देश का नागरिक जनरली आपका किस जो सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन भारत की है वो आज भी गरीबी रेखा के नीचे ही है और उसको फोकस में रखने का प्रयास किया है भारत के इस बजट में। उन्होंने बोला है कि भाई मैं हैंडलूम जो एकदम से खत्म हो चुकी थी, महात्मा गांधी खादी हैंडलूम, उसको फोकस किया है कि भैया हम वहां से रोजगार पैदा कर सकते हैं। उससे जो वो प्रोडक्ट जितने भी गरीब लोग बनाते हैं, रूरल एरिया से बनाते हैं, उनको वापस से रिवाइव करने का प्रयास किया जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर वापस से रिवाइव करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बहुत सारे लेबर्स जुड़े होते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट रीजनरेट हो सकता है। इसके अलावा भारत इंपोर्ट करने के लिए जो रेयर अर्थ मेटल्स इंपोर्ट करता है उनको बंद करने के लिए कॉरिडोर्स बना रहा है। ठीक है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बन रहे हैं जिसमें इकोनॉमी रोबस्ट सेंटर्स हैं, जिसमें वाराणसी, दिल्ली और वाराणसी का मैंने आपको सिलीगुड़ी का जिक्र किया। तो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मूव से आप समझो, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मूव से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। केपेक्स भी, भारत का केपेक्स जहाँ खर्च हो रहा है वहां वहां से टैक्स आएगा तो पैसा भी बढ़ेगा, रिजर्व्स के पास पैसा भी आएगा। तो ये सब चीजें होने वाली हैं। और इसके अलावा आप समझिए भारत सरकार ने एक जो सीतारमन जी का एक जो स्टेटमेंट आया है जिसको लेके इतना बड़ा शार्प मूव आपको दिखा है, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स आज छुट्टी पे हैं, बीआईज भी आज छुट्टी है मेजरली। ठीक है, तो अब ये कल हम लोग को समझना है कि ये जो मूव आज आया है, ये मूड हुआ किस लिए खराब है। क्योंकि ऑब्वियसली बैंक्स की पिटाई हुई है, पीएसयूज की बहुत, मतलब पीएसयू बैंक्स में भारी बिकवाली आई है। ठीक है, उसके अलावा आप अगर आप डिफेंस कंपनीज में देखें, उनका मूड खराब हो चुका है। हालांकि बजट में थोड़ा सा रीएलोकेशन हुआ है, लेकिन वो बहुत लेटर हाफ का आया था, तब तक मूड मार्केट का खराब हो चुका था। तो ये भी समझना होगा कि इतना ज्यादा शिफ्टिंग क्यों हुआ है, क्योंकि जनरली देखें आप, गवर्नमेंट की कंपनीज, मेटल्स, बैंक्स और इन सब कंपनीज में ना बहुत ताबड़तोड़ बिकवा लिया। है डिफेंस कंपनीज भी उसका एक पार्ट रही है। अगर आप देखोगे निफ्टी 50 के अंदर केवल 5 कंपनी, अगर आप चार्ट्स पे जाके देखोगे, और निफ्टी बीएससी के सेंसेक्स में देखोगे तो आप 3 ही कंपनी, ये रेड ग्रीन है, बाकी सारा इंडेक्स, सारा कुछ सब कुछ लाल है। तो ये समझना जरूरी कि ऐसा हुआ क्या है। देखिए सीतारमन जी ने एक जो मुझे पूरे बजट में एक चीज लगती है कि भाई आपको टैक्स वगैरह के ऊपर, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर जो टैक्स है, उसको थोड़ा सा आपको मतलब एक एक हर साल आप आके ये नहीं बोल सकते हो कि मैं ये बढ़ा रही हूँ, मैं ये बढ़ा रही हूँ। और ये मतलब आपको समझना होगा। और अभी अभी फिर से बयान आया है यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री से कि भाई हमने ये जो सिक्योर एसटीटीज जो बढ़ाए हैं, वो इसलिए नहीं बढ़ाए हैं कि हम भारत सरकार को उससे कोई फायदा भी, इसलिए बढ़ाया है कि हम सट्टेबाजी को कम करना चाहते हैं। भाई देखिए, सिंपल सी बात समझिए कि जो ये जो मूव है एसटीटी का, इससे क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो बात हो रही है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जितनी भी ब्रोकरेज कंपनीज हैं भाई, ठीक है, आप समझो, जितने भी ब्रोकरेज कंपनीज है, एंजल वन, जीरोधा या एक्सवाइजेड, जितने भी ब्रोकर्स के आप नाम जानते हो, उन सारे कंपनीज के प्रॉफिट पे 15 से 20% का डिप आने ही वाला है। रीजन क्या है कि आप समझो कि एसटीटीज को, ठीक है, एसटीटीज को फ्यूचर्स के अंतर्गत, फ्यूचर्स के अंतर्गत और ऑप्शंस के अंदर क्या बढ़ाया है, किस तरीके से मूव किया है
सीतारमन जी ने, उसको समझने की जरूरत है। फ्यूचर्स में आई गेस 0.002% से 0.05, 0.02% से 0.05, और ऑप्शंस में 0.01% से 0.15% तक बढ़ा दिया गया। इसका मतलब ये है कि, और इसका 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 डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव दो लोगों को पड़ने वाला है। एक पड़ने वाला इन्वेस्टर्स के लिए, जिसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो मैनिपुलेशंस के नहीं, रेदर देन वो ज्यादातर अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को अपने कैश की पोजीशन को हेज करने के लिए यूज करते थे। लेकिन जब से ये एसआईएफ का जो फंडा आया हुआ है, ये स्टॉक मार्केट के अंतर्गत, तो उसमें बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर पोजीशंस को अपने क्रिएट करना पड़ता था, चाहे वो कमोडिटीज हो चाहे वो इक्विटी हो, जिससे कि उनको वहां से अच्छा लिक्विड, मतलब अच्छा रिटर्न दे सके अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन फिर भी मेजरली बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लॉन्ग हॉरिजन्स पे काम करते हैं, मैं ज्यादातर 3 साल 5 साल की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे फंड्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो मिनिमम मतलब 3 साल से एंड 3 इयर्स एंड मोर देन 3 इयर्स के ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो उनको उनको तो पॉजिटिव इफेक्ट मैं मान के चलूंगा। लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स में हम और आप नहीं आते हैं, रिटेलर्स नहीं आते हैं कि हमने 2 लॉट 3 लॉट 5 लॉट 10 लॉट की ट्रेड कर लिया। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स में एक इवेंट हुआ था जेन स्ट्रीट का, आपने देखा होगा, डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं, मशीन ट्रेडिंग। उनके पास भाई देखो पैसा भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास ह्यूमन मैन पावर भी है, उनके पास ब्रेन है, उनके पास वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनको आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के अंतर्गत गिन सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के अंतर्गत अगर आप नॉर्मल नॉर्मल जनता को भी अगर आप चुन लोगे तो ये गलत है, और इसी वजह से ये मूड खराब भी हुआ है। क्योंकि हम और आप अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, भाई अपने पास मान लो इतना रुपया नहीं है और हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, और मैं अच्छा डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, हालांकि सेबी ने ऑलरेडी बोला है कि 93 to 95% अभी भी पैसा लूज करते हैं, और अच्छा पैसा लूज कर रहे हैं। तो भारत सरकार ये बार बार बताना चाह रही है कि भाई देखो, दिस इज नॉट गुड, सट्टेबाजी को हम प्रमोट नहीं करेंगे, हम वहां पे टैक्सेस बढ़ाएंगे, एसटीटी बढ़ाएंगे, जिससे कि वहां पे जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग है वो कम हो सके। लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के अंतर्गत भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कि जैसे कि आपने इस बार के बजट में बायबैक के ऊपर आपने, हालांकि बायबैक के ऊपर आपने टैक्सेशन के अंतर्गत छूट करी है, बट उसमें भी आपने प्रोमोटर्स के ऊपर अलग, इन्वेस्टर्स के ऊपर अलग, मतलब अलग अलग स्केल पे कर रखा है। हालांकि इन्वेस्टर्स के लिए फायदा है, ठीक है, आपने कम से कम वहां पे आपने सेग्रीगेट तो कर दिया है। यहाँ पे भी आपको ये सेग्रीगेशन करना पड़ेगा कि भाई आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स आर हु। इस चीज को अगर आप आइडेंटिफाई कर देते हो कि भाई नॉर्मल पब्लिक जो ट्रेड कर रही है वो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के अंतर्गत आ रही है, या ऐसे लोग भी आ रहे हैं, या वो लोग होंगे जो सारे लोग हैं, तो ये सबके ऊपर एक सिन टैक्स की तरह डाल दिया गया। मतलब आप हम हर कोई इस टैक्स को बियर करो। ऑब्वियसली ब्रोकरेज कंपनीज के प्रॉफिट्स पर इस पर एक बड़ा असर दिखेगा, नेक्स्ट क्वार्टर्स में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूपीआई पेमेंट्स को लेकर 2000 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। पेटीएम, वन, मोबीक्विक, इन सब के अंदर भी थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिले थे, तो इन सब के ऊपर भी आप क्लाउड सेक्टर में आपने बता ही दिया भाई, आपने एआई डेटा सेंटर्स वगैरह को सपोर्ट करने के लिए टैक्स में लंबा मतलब दे दिया है। डेप्ट और जीडीपी रेशियो सीतारमन जी ने बोला है कि ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा, गैप या आधा हो जाएगा 2021 तक, तो एक बड़ी चीज है। और इसके अलावा सीतारमन जी ने बोला है कि जो इनका फिजिकल डेफिशिएट है, उसका जो टारगेट है उसको घटा के 4.4% के आसपास रखा है, और जो केपेक्स है देश का, सरकार का, उसको बढ़ा दिया है 12.2 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने कर दिया, जो पिछली बार 11 पॉइंट समथिंग था, 11.885 करोड़ के आसपास था, और अब 12.25, तो मेजर एस्केलेशन नहीं दिया है बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी बढ़ाया है, और इस चीज को ध्यान में रखते बढ़ाया कि इधर फिजिकल डेफिसिट टारगेट को कम किया है और कैपेक्स को बढ़ा दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो पहले आई गेस 10 15 20 सालों से नहीं हो रही होगी, तो ये अच्छी चीज है, इसको देखना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने एक चीज इंपॉर्टेंट और करी थी कि आरईसी और पीएफसी, मतलब जितने भी ये आपके रेलवेज के अंदर जितनी भी फाइनेंस कंपनीज हैं, और जितनी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, समझ रहे हैं, जितने भी फाइनेंस कंपनी है रेलवे के अंतर्गत, और जितनी जितनी भी
ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाली कंपनीज हैं, इनको रीस्ट्रक्चरिंग करने का एक इन्होंने बोला है कि हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे और इसके ऊपर हम काम करेंगे। और इसके अलावा बैंक्स के ऊपर बहुत बुलिश स्टेटमेंट भी दिया है सीतारमन। उन्होंने बोला उनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने एक हाई हाई डिमांड किया, मतलब एक तरीके से हाई रिव्यू सिस्टम पैनल वही बना दिया है जो रिव्यू करेगी बैंकिंग सिस्टम्स को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, जिससे कि 2047 का जो मिशन है पीएम मोदी जी का, भारत सरकार का, उसके ऊपर बैंक्स और एनबीएफसीज, हमारे देश के जितने भी एसएमईज हैं, जितने भी हमारे व्यापारी हैं, उनको सपोर्ट कर सके और उस ध्येय के पीछे काम कर सके। ये उनका एक फोकस था। दूसरा, एक सीतारमन जी ने 100 करोड़ का एक म्यूचुअल फंड बोला, 100 करोड़ का एक बॉन्ड भी प्रमोट करने के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड भी प्रमोट किया है, जिससे कि म्यूनिसिपल फाइनेंस और इंफ्रा फंडिंग बेनिफिशियरीज, म्यूनिसिपल बॉन्ड इशूअर्स, इन सबको फायदा मिले। इसलिए उन्होंने 100 करोड़ का एक तरीके से बोल दीजिए कि इंसेंटिव बजट में डाल दिया है कि भैया म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा फंडिंग में थोड़ा उनको मदद हो सके म्यूनिसिपल लेवल पे भी। तो अलग अलग तरीके से प्रयास किया गया है, जिसमें गरीबी स्तर पे गरीबी स्तर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी प्रमोट करने का, महिलाओं को प्रमोट करने का प्रयास कर रही है भारत सरकार। स्कीम्स लेके आई है, बजट दे रही है, उसके अंदर फिशरीज, एग्रीकल्चर सेक्टर, नारियल, काजू, कोका, चंदन, इन सब के अंदर नए इंफ्रास्ट्रक्चर मूव्स और नए सिस्टम को लाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, एआई टूल्स के ऊपर सरकार किसान को ट्रेनिंग देगी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। पशुपालन और फिशरीज, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि लोगों को बाहर शहर मूव ना करना पड़े, उनको इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए, इस तरह की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी जाए, रोजगार वहीं पे हो जाए, वहीं पैदा कराने का प्रयास कर रही है। मेक इन इंडिया पे ज्यादा फोकस किया गया है इस बजट के अंतर्गत। इसमें आप अगर ऊपर से नीचे तक कैटेगरी वाइज अगर आप चेक कर रहे हो, समझने का प्रयास करें, तो इसमें एग्रीकल्चर, फिशिंग, ठीक है, इसके बाद आपका पशुपालन, हस्बेंड्री जिसको बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद आप सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रेलवे कॉरिडोर्स बन रहे हैं, ट्रेवल ट्रांसपोर्ट को फोकस किया गया है, महिलाओं को लेकर बहुत सारी क्रेडिट पॉलिसीज वगैरह निकाली गई हैं। ठीक है, हैंडलूम्स के ऊपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर। इसके बाद इधर आपका देख रहे हैं हेल्थ 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 सेक्टर को लेकर, बायोफार्मा को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, और इसके बाद सेमी कंडक्टर्स 2.0 का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से शुरू कराया है, लॉन्च कर रहे हैं ये लोग। क्लाउड सेक्टर में आईटी के अंतर्गत, ठीक है, इन सारी जगहों पे सरकार ने अच्छा खासा तरीके से चीजों को संभालने का प्रयास किया है। और पूरा फोकस जो इस बजट का है वो यही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए भारत के अंदर जो रोजगार है वो कैसे गांव स्तर पे पैदा करा जा सकता है, जिससे कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की वजह से शिफ्टिंग ना हो, और किसानों को कैसे मदद कर सके, उनको ट्रेनिंग के ऊपर, उनको एग्रीकल्चर सपोर्ट के ऊपर, पशुपालन के ऊपर, ठीक है, फिशनरीज के ऊपर, और जो उसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको कैसे रोजगार दें। उन्होंने उसके लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाने का हर जिले में बोला है, जैसे कि विश्वविद्यालयों को भी थोड़ा सपोर्ट मिल सके। हॉस्पिटैलिटी के अंतर्गत उन्होंने ट्रेनिंग के लिए बोला है कि हम जो है पैलेटिव केयर ट्रीटमेंट्स के लिए 1.5 लाख लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उन्होंने यूपी कह रहा हूँ, टूरिज्म के लिए नॉर्थ ईस्ट को फोकस किया, 4,000 इलेक्ट्रिक बसें, 10,000 लोगों की ट्रेनिंग टूरिस्ट गाइड के लिए। तो ये सब एक अच्छे कदम है। इसमें आप देखें तो ये रोजगार भी पैदा करने के लिए बात करी जा रही है। ठीक है, क्योंकि हम हेल्थ सेक्टर, फार्मा के अंदर हमेशा हम प्रोमिनेंट रहे हैं, तो उसको वापस से थोड़ा सा ध्यान में लाया गया है। ये एक अच्छा पार्ट है जिसके अंतर्गत आपको मेडिसिन, जो महंगी मेडिसिन है क्रिटिकल डिजीज के अंतर्गत, उसको सस्ता भी किया गया है, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की तैयारी करी जा रही है। उस एम्प्लॉयमेंट के लिए जो इनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, फार्मा इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसको नाइपर नेटवर्क भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत 3 इंस्टीट्यूट्स को बढ़ाने की बात भी करी जा रही है। आयुर्वेदा को प्रमोट किया जा रहा है, बायोमेडिकल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब्स भी लगाए जा रहे हैं, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स भी लगाए जा रहे हैं। इंपोर्ट कम करना पड़े हमें बाहर से, तो टैक्स इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, तो डॉलर का ट्रांजेक्शन कम होगा। तो ये सब चीजें भी कर रहा है सरकार। और स्ट्रैटेजी 7 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को फोकस किया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर्स, बायोफार्मा,
और इस तरीके के सेक्टर्स को फोकस किया है। एग्रीकल्चर ऑब्वियसली है उसमें, और इन सबको ध्यान में रखते हुए एक कंजर्वेटिव टाइप का बजट दिया है। और ये जो डाउनफॉल है ये बेसिकली ड्यू टू दिस, ये जो सीतारमन जी ने जो ये ब्रोकर ये एसटीटी चार्जेस बढ़ाए, इस वजह से आया, क्योंकि मूड समझ में नहीं आया है लोगों को। क्योंकि बजट में थोड़े से होता है ना कि लोग कुछ प्रिजम्पशंस लेके पहले से चल रहे होते हैं, और उस प्रिजम्पशंस को लेकर सोच रहे थे कि भाई एसटीटी कम कर देंगे, सरकार एसटीटी कम कर देगी, लेकिन फिर से हर साल एसटीटी को लेकर नया रूल आ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग भी है कि भाई हर बार नया चीज, हर बार नया चीज, वो एक अच्छा साइन नहीं है। उसके ऊपर फिर से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है कि भाई हम सट्टेबाजी को खत्म करने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं, ना कि सरकार को बहुत बड़ी इससे पूंजी मिल जा रही है इस वजह से। हालांकि ये इनका ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप का है। भाई सरकार, जो ये लोग हैं पैसा लूज कर रहे हैं जितने भी ट्रेडर्स, तो ऑब्वियस सी बात है सरकार भी तो पैसा कमा ही रही है भाई, ब्रोकर्स कमा रहे हैं तो सरकार भी कमा रही है। और ऑब्वियसली आप देखेंगे 15 से 20% का प्रॉफिट डिप आने वाला है इन कंपनीज के अंदर। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स को मेरे हिसाब से जो भी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर है उसकी एक अलाइनमेंट सेट करना चाहिए इनको। और उन लोगों के ऊपर इस तरीके के एसटीटी लगते हैं तो समझ में आते हैं, ना कि रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर। रिटेल ट्रेडर को और जागरूक बनाने के लिए सरकार को ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट्स के अंदर मेरे ख्याल से थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह के लिए और प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, जिसके अंतर्गत वो लोग फॉरेन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को क्यों ट्रेड करना है, ना कि डायरेक्ट ट्रेड करने से अच्छा है अपनी पोजीशंस को सेव करने के लिए इस तरीके के मार्केट मूव्स को मैनेज करने के लिए करना चाहिए। ये सबकी जब उन लोगों को ट्रेनिंग अपने स्कूल्स लेवल से शुरू होगी तब ज्यादा समझ में आएगा, रेदर देन उनके ऊपर ये हंटर और सिन टैक्स की तरह लगा देना कि भैया तुम लोग एचएफटी ट्रेडर्स हो, तुम लोग जुआ खेल लो। ये बिल्कुल सरासर गलत है, और ये कहीं ना कहीं से अपने आप को आप देखेंगे इससे लिक्विडिटी भी कम होगी इन इन कंपनीज के अंतर्गत, मार्केट के अंदर के भी लिक्विडिटी कम होगी। और मुझे पता है कि सरकार, हम लोग को लगता है कि सरकार चाह भी रही है कि इस तरीके की ट्रेडिंग ना हो, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेडर्स हैं, जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, उनके पास बता पैसा है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, लोग भी हैं, दिमाग भी है, तो वो लोग करते हैं। उनको आइडेंटिफाई करके, जैसे कि इन्होंने चार अपने बजट में ये आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि चार रेयर अर्थ कॉरिडोर 4 स्टेट्स में काम करेंगे, और ये डिकेड्स के लिए एक मतलब आने वाले कई दशकों तक ये काम बहुत ही चलता रहेगा, स्ट्रांगली मूव होगा, और कंट्रीज में बहुत अच्छे तरीके से ये सुदृढ़ तरीके का स्टेप है। मतलब ये आज को ध्यान में ना रखते हुए अगले 30 40 50 सालों के लिए इस तरीके का स्टेप लिया गया है। तो इस तरीके से इनको इसके अंदर कद भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। और इसी को देखते हुए मूड खराब हुआ है। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, अपने नीचे के स्तरों को तोड़ चुकी है। अब ऐसा इस बजट में अगर आप मेरे से ये पूछें कि इस बजट में क्या कुछ ऐसा रहा है कि जिससे कि जो एफआईआई की सेलिंग चल रही है, क्या वो दोबारा से यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस बनाना शुरू करेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ देखेंगे रिवर्सल आया था, ठीक है, 12:15 12:30 तक, लेकिन फिर से वापस से रीसेलिंग आ गई। तो कोई मतलब अगर आप कहोगे तो कि बहुत खराब बजट, मतलब बैंकिंग्स को लेकर, बैंक को लेकर, ठीक है, सरकार ने पॉजिटिव बोला है हल्का। हालांकि उन्होंने बोला है सीतारमन जी ने कि मैं बैलेंस शीट से बहुत स्ट्रांग है बैंक्स की, और मैं उनसे चाह रही हूँ कि वो हमारे 2047 के मिशन में हेल्प करें। इसके लिए उन्होंने हाई पैनल टीम भी बनाई है जो रिव्यू करेगी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन एंड सर्विसेज को, और देखेंगे कैसे आगे मिलकर ये जो एमएसएमई है, चैंपियन एसएमईज हैं, या एमएसएमई हैं, या व्यापारी हैं, उनको साथ कैसे मिलकर इस देश की जीडीपी को, ग्रोथ को, और कैसे हम ग्लोबल इकोनॉमी में वर्ल्ड पावर बन सके, इसके लिए आगे मूव करें। बट स्टिल देर आर नो स्पेसिफिक बजट अलाइनमेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर दिस बैंकिंग। और गवर्नमेंट कंपनीज को लेकर बहुत तरीके की, बहुत खतरनाक तरीके की बिकवाली आ रखी है। आप चाहे इसमें आप जाके देखो, बेल को देख लो, इस ठीक है, तो उसमें भी आप देखोगे कि बहुत तगड़ी तरीके से सेलिंग आ रखी है, टॉप लूजर है आई गेस निफ्टी निफ्टी के अंतर्गत। तो थोड़ा सा दबाव प्रेशर इसी वजह से था, और बहुत सारा मूड इस वजह से खराब हो गया है जो एसटीटी फ्यूचर्स ऑप्शन में बढ़ाया है, क्योंकि बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी आज की डेट में अपने पोजीशंस पे हेज करते ही हैं कैश में। तो उनको भी अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे करना है, क्योंकि भाई अगर आपको स्विंग ट्रेड्स भी करने हैं या पोजिशनल ट्रेड्स भी बना रहे हो, तो भी एसटीटीज
उनके लिए फर्क करता है, क्योंकि वो बड़े फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, और बड़े फंड्स जब मैनेज कर रहे हो तो उस हिसाब से पोजीशंस मूव करने का रीबैलेंसिंग, या एक्टिवली आप किसी के फंड को मैनेज कर रहे हो, रीबैलेंसिंग कर रहे हो, तो वहां पे इस चीज का फर्क पड़ेगा। और क्योंकि लिक्विडिटी भी शिफ्ट होगी, और ये हमें दिखेगा अगले 1-2 महीने या 3 महीने के टर्नओवर में। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से अब कल ज्यादा क्लियरिटी पता चलेगा जब एफआईआईज लौटेंगे और डीआईज अपने एक्टिव होते हैं, तो क्या मूड होता है, कैसे क्या करते हैं, वापस रिबाउंड होता है कि वापस से रीसेलिंग आती है नहीं, तो अब ये देखना जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जिस तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग दी है संडे को, कल न्यू वीक चालू हो जाएगा, तो थोड़ा सा मूड शिफ्ट हो चुका है। कुछ ऐसा बहुत बड़ा मूव नहीं आया है कि जिसकी वजह से एफआईआई खरीदारी शुरू कर दें, बट स्टिल एवरीथिंग इज अलाइंड। जो बजट है वो अलाइंड है एज पर द ओवरऑल विजन ऑफ द कंट्री। हाँ ठीक है, भारत सरकार लो उधार भी ले रही है, उसने अपना गोल एंड टारगेट भी बना रहा है कि भाई मैं इतना काम कर, इतना पैसा खड़ा करूंगा तो उसके लिए मुझे इतना कर्जा चाहिए, और मैं जो कंट्री में जो कैपेक्स मेरे पास है मैं वो यहाँ इन सब सेक्टर्स में खर्च करने वाला हूँ। तो सब कुछ उसने बता दिया है। लेट्स सी कि अब आगे मूव कैसा होता है, क्या होता है, कैसे आयुर्वेदा सेक्टर्स के अंतर्गत काम होता है, ठीक है, नए नए एमएसएमईज कैसे काम करते हैं बायोफार्मा ड्रग्स एंड न्यू ड्रग्स बनाने के अंतर्गत, ठीक है, कैसे उसके अंदर एआई काम करता है, कैसे डेटा सेंटर्स हमारे बूम करते हैं, आईटी के अंदर क्या उछाल आता है, जो 2047 तक के लिए रिबेट है, तो बहुत बड़ा मूव है ये। इन सब चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे देखते हैं कल से क्या होता है। फिलहाल कोई लॉन्ग पोजीशन ना लें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है, और अगर ले भी रहे तो प्लीज अपनी अपने कैश की पोजीशंस को, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो कैश की पोजीशंस को, फ्यूचर्स में अपने पोजीशन को हमेशा हेज करके चलो, ना कि नेकेड चलो, क्योंकि ये एक अगर अब लॉन्ग हो तो थोड़ा सा रिस्की हो गया है, क्योंकि इंडाइसेस ने नेगेटिव क्लोजिंग कर दी है। 58,500 बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट था, 24,900 इंपॉर्टेंट था निफ्टी में, जो दोनों फ्यूचर्स में देखेंगे आप तो उसके नीचे क्लोजिंग हो चुकी है। तो स्टिल अगर आपको लगता है कि कल से, तो आपने जो भी पोजीशन बनाई होगी देख सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि भाई थोड़ा सा मार्केट के मूव को देखिए कल क्या होता है, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी पोजीशंस बनाइएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस बजट को डिसॉल्व होने में हो सकता है कल से परसों 1-2 दिन में, फिर धीरे धीरे चीजें वापस लोग अपने जीवन में फिर आगे मूव कर जाएंगे, और धीरे धीरे मार्केट फिर अपना डायरेक्शन लेना शुरू कर देगी। फिलहाल डायरेक्शन बेरिश हो चुका है ऑन द चार्ट्स टेक्निकली, एंड फंडामेंटली मैं कहूंगा कि बहुत खराब भी नहीं है और ना ही बहुत अच्छा है। बस इतना कहूंगा, मतलब प्रयास है सरकार का, बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप से प्रयास कर रही है कि लोग जागरूक हो सके, व्यापार करने का प्रयास करें, गांव में रोजगार बढ़ाया जाए, देश में रोजगार बढ़ाया जाए, हेल्थ इंडस्ट्रीज को फोकस किया है, फार्मा सेक्टर्स को फोकस किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा बजट पास किया है, सेमीकंडक्टर्स पे पास किया है, रेलवे कॉरिडोर्स बनाने जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल बढ़ा रहे हैं, और एग्रीकल्चर, फिशनरी और एनिमल हस्बेंड्रीज के ऊपर इन्होंने काफी फोकस किया है, हैंडलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास हर तरफ से कर रही है सरकार, छोटे छोटे कदम उठाए हैं, और यही छोटे कदम आगे देश को बड़े ग्लोबल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे एफआईआईज एंड डीआईज का मूड इस बजट के ऊपर क्या होता है। फिलहाल इस बजट से रिलेटेड जितना भी था मैंने प्रयास किया आपको बेस्ट तरीके से आप तक पहुंचाने का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया हो तो केवल सुने ना, इसको लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। थैंक यू।